हेलो बच्चों। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। जो जो क्वेश्चन आपको पूछे गए उन सबको लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और आप पेपर सेट दे सकते हैं। 2024 में 824 आईजे आपका सेट है आपका। क्लियर? अगर आपको लगता है ये मैंने ऐसे लिख दें तो आप ये पेपर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं। अगर आप मेरे यूपी बोर्ड के 10th के नोट्स चाहते हैं तो आप उन्हें सिर्फ 50 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन आपका सी इज राइट होगा। अगर हम बात करें किस कलर वो बनेगा, आपका कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा और आभासी, इस दो तरह के प्रतिबिंब आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अवलंब से दूर हट जाती हैं, तो वह ऐसा क्यों होता है? मतलब किसकी वजह से ऐसा होता है? तो ऐसा होता है जब अपवर्तनांक के कारण, जब सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सघन से विरल में जाने पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो सभी में वास्तविक हैं, सब में। तो एक तो आभासी वाला आपका कट जाएगा और वास्तविक है, तो ऑप्शन 3 रहे। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वस्तु के आकार का बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, तो इसमें इमेजेस हमेशा, अगर दर्पण में वस्तु इधर होगी तो प्रतिबिंब इधर बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो वस्तु के वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, तो दर्पण पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, तो वस्तु की ओर नहीं बनेगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब समझना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। आप ये देखिए, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, मतलब दुगुनी पर रखा जा रहा है, 2f पर रखा जा रहा है। यदि f यहां है तो उसे 2f पर रखा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर। और जब भी दर्पण आपका दर्प उसमें लेंस में वस्तु 2f पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है और सेम आकार का बनता है, तो इधर साइड बनेगा। मतलब आपका ऑप्शन होगा ये 30 सेंटीमीटर की पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का, यानी कि वस्तु के आकार का बनेगा। जब वस्तु के आकार का बनेगा तो उसकी हाइट भी सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से, यह बात ध्यान रखें, प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा, तो दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होगा? ये हम प्रतिबिंब एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, ये आपकी रेस डाली जाती है, तो यहां से निकलने वाला जो लाइट है वो 7 कलर्स में टूटती है। तो अब ये बात कर रहा है कि जब 7 कलर्स में टूटती है ये, तो इनमें सबसे दूरस्थ कौन सा कलर होगा आपका? ये जो डेराइव होता है, मैं मान लेता हूं 7 कलर है, तो नीचे वी आता है, फिर बी, जी, वाई, ओ, आर, सबसे ऊपर रेड आता है और नीचे वॉयलेट आता है। तो ये पूछ रहा है कि उसके आधार से यहां से सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? आपका रेड होगा। आप ये ध्यान रख लेना, आप इसे ना लगा दें, आप वॉयलेट यानी बैंगनी लगा दें। लाल होगा, आधार से बात कर रहा है कि आधार से सबसे दूर, तो सबसे दूर होगा रेड। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक आपका R1 और एक आपका R2, ये R1 है और ये R2, दोनों समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं।
ये दोनों हमने दोनों समांतर क्रम में जोड़ दिए। यहां V वोल्टेज लगे हैं माना। अब कह रहा यदि उनमें प्रभावित धाराएं I1 और I2 हो तो प्रति सेकंड ऊष्मा क्रमशः H1 और H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। यह कह रहा है कि इसमें जो ऊपर करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर यहां I1 और इसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इनमें H1 और H2 का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि इसमें I होगा और ऊपर वाले में H जो होगी, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि इन दोनों के लिए यहां जो पॉइंट पे V होगा दोनों के लिए सेम होगा। मैं कह सकता हूं इसमें भी ऊपर वाले R1 में भी V और नीचे वाले में भी V वोल्टेज होंगे, यानी V बराबर I1 R1 और V बराबर I2 R2, यानी मैं कह सकता हूं यहां से I1 बराबर I2 R2, वोल्टेज दोनों में सेम है। आगे हम ऊपर वाले में हीट निकाल लेते हैं। देखो यहां समस्या क्या है कि जो भी हमें यहां ऑप्शन दे रखे हैं या तो वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में। हमें करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में दोनों अगर एक साथ होते तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते थे कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से, बट आई और आर दोनों पे नहीं है, हमें या तो आई में या आर में दोनों में से एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले हम पहले के लिए निकालते हैं। H1 क्या होगा I1 स्क्वायर R1 इंटू टी, और टी क्या दे रखा है प्रति सेकंड, तो एक सेकंड के लिए नहीं 1, फिर H2 निकालो I स्क्वायर R2, और अनुपात पूछ रहा तो दोनों के लिए यहां अनुपात का चिन्ह लगा दो। अब या तो आप R1 में या इसे I2 में I में या R में चेंज कर लो, तो यहां से हम देख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 बराबर I2 बटे I1, तो I2 अपॉन I1 बराबर R1 अपॉन R2, हम इसे R1 अपॉन R2 में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I1, तो I1 अपॉन I2, ये R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, तो हमें R1 में तो रखना नहीं है, उसमें R1 में रखना, I1 में रखना नहीं है, तो मैं यहां से I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर R2 बटा R1, मतलब उल्टा हो जाएगा, ऊपर लिख दो। तो यहां हम I1 की वैल्यू रखते हैं, तो ये R2 का होल स्क्वायर इनटू R1 बटा I2 की वैल्यू R1 का स्क्वायर इनटू R2, तो एक स्क्वायर से ये R2 कट जाएगा और R1 से एक स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आई R1 अपॉन R2 बटे R1, यानी जो हीट डिपेंड करेगी H1 अपॉन H2, याद रखना वो R2 बाई R1 पे डिपेंड करेगी जब वो समांतर क्रम में लग रहे हो, यानी ऑप्शन ए। आप ये ऑप्शन ना लगा दें, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। अगर वो सिर्फ करंट की बात करता है तो अगर यहां हम करंट में से चेंज कर लेते तो H1 अपॉन H2 ये I1 अपॉन I2 के बराबर होता, यहां दे रखा है I2 बटा I1, ये नहीं होगा। अगर H1 अपॉन H2 हमें I की फॉर्म में लेना चाहे तो स्क्वायर में नहीं होगा, I1 अपॉन I2 की फॉर्म में होगा अनुपात, ये ध्यान रख लेना, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें केमिस्ट्री के सवाल, उसमें फिजिक्स के सवाल ही समझाने के लिए, बाकी तो सिर्फ नॉर्मल टिक ही करने हैं। ये क्या कह रहा है 6 एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, ओ क्वेश्चन नंबर 6 एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, एम्पियर मतलब आई और सेकंड मतलब टी, तो आई टी किसके बराबर होगा, क्यू बराबर होता है आई टी, या आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर यहां से आई टी हो जाएगा, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा आवेश का, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, एफ बराबर आई बी एल, तो बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन आई एल, तो एफ होगा न्यूटन, आई होगा एम्पियर, एल हो गया मीटर, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि यहां से आपका
केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो गया। ये क्या कह रहा है? मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? मेथेन अगर आपको याद हो, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, हिंदी में लिख देते हैं, एथ प्रोप ब्यूट। ये कब लगाते थे? जब एक कार्बन हो तो मैथ, दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप और चार कार्बन हो तो ब्यूट। इस तरह से चलता है। अब देखो मैथेन की बात कर रहे हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैथेन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है और एन सिंगल बॉन्ड बनाता है, और मैथ के लिए सिंगल कार्बन आना चाहिए। यहाँ दो कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है और यहाँ अकेला कार्बन है, तो एक कार्बन होना चाहिए। तो क्या होगा? यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे समजातीय श्रेणी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। समजातीय श्रेणी आपकी यहां देखो तो मतलब उसी जाति की होनी चाहिए और उसमें आगे बढ़ती हुई क्रम में होनी चाहिए। ये देखो C2 और यहाँ H, या तो ये C3 होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है। C1 है और यहाँ 2 है, हो सकता है ये हो, ये 2 है या 1 है तो ये भी नहीं हुआ, या 2 है या 2 है ये भी नहीं होगा, मतलब वो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। देखो ये सेट हम कर रहे हैं 824 आईजे, और ऐसे 2024 में 6 सेट बने थे, तो उन 6 सेटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में उनको क्वेश्चनों को हल करेंगे। फिर 2023 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे। फिर उसके लॉन्ग आंसर टाइप के जो भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। कम से कम आपके 100 में से 100 लाने की कोशिश की जाएगी, कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब कि 100 लाने की कोशिश की जाएगी। आप बस बने रहिएगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन ए। यानी कि आपको कुछ केमिकल फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच वाले में आपने देखा हो पीएच मान होता है 7। एंटीमिनी क्या है? एंटीमिनी और बिस्मिथ दो आपकी उपधातु हैं। क्या होगा? उपधातु, ऑप्शन सी। निम्नलिखित रासायनिक श्रेणी को समीकरण को पूरा कीजिए। ये आपका एसिटिक अम्ल है और ये आपके एथेनॉल है। तो एसिटिक अम्ल को एथेनॉल से क्रिया कराने पर आपको मिलेगा CH3COO2H5। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब बायोलॉजी स्टार्ट हो गई आपकी, बायो स्टार्ट हो गई। कोशीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? यानी ऊर्जा सीधी सीधी आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा क्या बना रखा है हमारे शरीर ने? तो वो होता है आपका एटीपी। क्या होता है? एटीपी। पित्त रस का स्राव कहां से होता है? तो आप इसे ना लगा दें पित्ताशय को, ये नहीं होगा। पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है लेकिन उसको स्रावित करने का काम होता है यकृत का। क्वेश्चन नंबर 6, परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होते हैं। अगर मैं फूल की बात करूं तो इस तरह से फूल में तो फूल में इस तरह से कुछ कण निकले रहते हैं, कुछ पार्ट निकले रहते हैं, और इनको बोलते हैं पराग कोश, और इनके अंदर होते हैं पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं, मतलब पत्तियों के द्वारा किसी नए पौधे का जन्म, यानी कि आपका कायिक प्रवर्धन जो होता है, नई मतलब पत्तियों से पौधा बन जाए, ऐसा किसके अंदर होता है? तो ऐसा होता है तिलचट्टा यानी ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी। एक लिंगी फूल का उदाहरण है? तो एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीता, गुलाब, सरसों या आम। तो एक लिंग का मतलब जिसमें एक ही लिंग होता हो, यानी एक ही तरह का, या तो वो फीमेल हो या मेल हो। तो ऐसा होता है पपीता। आपने सुना भी होगा पपीते को करने के लिए आपको कम से कम 2 पौधे लगाने चाहिए, यानी एक फीमेल और एक मेल। द्विलिंगी होते हैं जिनमें दोनों एक ही पास होते हैं। तो द्विलिंगी का उदाहरण आपके पास सरसों भी है। इसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए सामान्य मनुष्य के अंदर? तो होना चाहिए 120/80, मिनिमम 180 mmHg के बराबर, पारे के मरकरी के बराबर, और मैक्सिमम 120
20, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निखिल में से कौन आहार श्रृंखला का उदाहरण है? मतलब इसके अंदर आहार श्रृंखला कौन बनाता है? घास, गेहूं, आम, ये तीनों तो उत्पादक ही हो गए। बकरी, गाय, हाथी, ये तीनों उपभोक्ता हो गए। अब देखो घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा मानव, तो ये एक श्रृंखला बनती है आपकी ऑप्शन सी, घास, बकरी, मानव। देखो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको पता चला होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और आगे जितने भी आप क्वेश्चन चाहते हैं अलग अलग सेटों के, तो वो मैं लेकर आऊंगा। आप कमेंट करिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।